ओके, लास्ट टाइम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस थे, उनके अंदर अब नेक्स्ट आगे बढ़ते कंडीशन तक हमारा हो गया था, यानी कि कंजंक्शंस ऑफ टाइम, कंजंक्शन ऑफ प्लेस, कंजंक्शन ऑफ रीजन और कंडीशन, ये 4 हो गए थे। उससे आगे के अब जो भी बचे हैं वो अपने यहाँ करेंगे। कंजंक्शंस ऑफ पर्पस कौन से हैं? पर्पस क्या होता है ये बताओ। पर्पस यानी होता है उद्देश्य। किसी उद्देश्य को दर्शाने के लिए कोई एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस पर निर्भर करता है। उन सेंटेंस को अगर जोड़ा जाए तो कंजंक्शंस ऑफ पर्पस से जोड़ा जा सकता है। किससे जोड़ा जा सकता है? कंजंक्शंस ऑफ पर्पस से जोड़ा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या डेफिनेशन में अपने? कौन बताएगा? मैंने कल बताया था कि जनरल डेफिनेशन किस तरह से बनानी है कंजंक्शंस ऑफ पर्पस। आगे conjunctions of purpose are used to denote the purpose, to denote या to show, to indicate the purpose for connecting to clauses or to sentences, to clauses और sentences, दो वाक्यों या उपवाक्यों को जोड़ने के लिए उद्देश्य का जो कंजंक्शन से उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हमको ध्यान क्या रखना है कि डिनोट क्या करेगा? ये पर्पस किसके लिए? दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए। उनमें से क्या होगा? एक सेंटेंस प्रिंसिपल सेंटेंस होगा और दूसरा सेंटेंस क्या होगा? डिपेंडेंट सेंटेंस होगा। क्यों है ये इस तरह का? क्योंकि ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस है और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के अंदर एक होता है मेन सेंटेंस, दूसरा होता है सब सेंटेंस, यानी कि एक होता है प्रिंसिपल सेंटेंस और दूसरा होता है डिपेंडेंट सेंटेंस। तो दोनों चीजों को हमको यहाँ पे ध्यान में रखना है। चले आगे। अब इनमें एग्जाम्पल कौन कौन से हो सकते हैं? ऐसा किसी के पास पता हो तो बताओ। ओके, और दैट, सो दैट, ठीक है, ताकि। सो दैट का मतलब क्या होगा? ताकि, यानी कि के उद्देश्य से। इन ऑर्डर दैट, इन ऑर्डर दैट, और लास्ट में लेस्ट। ठीक है, अब कुछ बोल रहे थे सर कि विद ड्यू टू भी इसके अंदर आता है, इन ऑर्डर टू भी इसके अंदर आता है, पर उन लोगों को मैं बता दूं कि वो दोनों ही कंजंक्शंस नहीं है, प्रीपोजिशंस हैं। मैं यही बोल रहा हूँ कि हमारे पास में जो चीजें हमने देखी तो है, यूज तो करते हैं, लेकिन उनका कौन सी जगह पर क्या है, वो है क्या, हमको वो चीज के बारे में नहीं पता होता है। अब कंजंक्शन को हम प्रीपोजिशन मान लेते हैं, प्रीपोजिशन को कंजंक्शन मान लेते हैं कभी कभी, या फिर एग्जेक्टिव को हम नाउन मान लेते हैं कभी कभी, एडवर्ब को भी नाउन मान लेते हैं। ऐसा नहीं होता है। जहाँ जो चीजें पहले उनको पहचानना भी बहुत जरूरी है। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच इसीलिए है कि हम एक एक को अच्छे से पहचान सके और उनका उपयोग फिर उसके बाद में कर सके। जब तक तुम उनको पहचानोगे नहीं तो उनका सही उपयोग होगा भी नहीं। तुमको उसके बारे में पहचान ही नहीं कि ये चीज है क्या, तो उसका उपयोग कैसे करोगे? अब यहाँ पर विद ड्यू टू का यूज करना है, ये क्या है? प्रीपोजिशन है। और हम क्या पढ़ रहे हैं अभी? लिखा है कंजंक्शंस ऑफ, लिखा है कंजंक्शन। तो हमको यहाँ पे जो कंजंक्शंस है सिर्फ उन्हीं का उपयोग करना है। मिस्टेक होती है इस तरह की, क्योंकि हमको उस चीज का पहले से पढ़ा हुआ नहीं है, नॉलेज भी नहीं है। जब तक उस चीज का नॉलेज अगर बेसिक नहीं है तो आगे एडवांस नॉलेज उसका हमको मिलेगा भी नहीं। पहले बेसिक सीखना पड़ेगा, उसके बाद में तुम एडवांस पर जा सकते हो। और डायरेक्ट एडवांस पे जाने की कोशिश करोगे तो कुछ नहीं होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल के बाद में क्या करेंगे, हम एग्जाम्पल सेंटेंस लेंगे तो पता चलेगा कि हम इनका उपयोग कैसे कर सकते हैं। और मैं तुम यहाँ पर जो बोले हैं लोगों ने कुछ सेंटेंस जैसे प्रीपोजिशन बोले, उनका उपयोग कैसे करना वो भी मैं बताऊंगा अभी। तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो एकदम क्लियर हो जाए जो तुम बोलना चाहते हो उसका। इन ऑर्डर दैट जो आता है वो कंजंक्शन में आता है, इन ऑर्डर टू जो आता है वो किस में चला जाता है? प्रीपोजिशन में। अंडरस्टैंड?
तो आगे स्टार्ट करते हैं इसमें। एग्जाम्पल सेंटेंसेस में क्या आ सकता है बताओ। वी गो टू स्कूल सो दैट वी कैन अर्न या वी कैन गेट नॉलेज। हम स्कूल जाते हैं जिससे कि हम ज्ञान प्राप्त कर सके, लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसा बोले सर मस्ती कर सके, बाकी पढ़ाई तो बेहतर हो जाती है। ओके, टू गेट द नॉलेज किसके लिए स्कूल जाते हैं। देखो जब कंजक्शन यूज होंगे ना तो वहाँ एक नया सेपरेट सेंटेंसेस वहाँ पर सेपरेट वर्ब के साथ में यूज होता है दूसरा सेंटेंस, और जब प्रीपोजिशन यूज होता है ना तो वहाँ पर ना तो वर्ब यूज होती है नहीं, बस डायरेक्टली हमारे पास क्या है सेंटेंस का क्लोज है वो उससे जुड़ सकता है बस। और पूरा पूरा सेंटेंस नहीं होता, वो एक ही सेंटेंस रनिंग माना जाता है, वहाँ दो अलग अलग सेंटेंस को जोड़ा जाता नहीं है, क्योंकि प्रीपोजिशन कभी भी दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम नहीं करेगा, सिर्फ वहाँ उसका उद्देश्य जरूर बताएगा, क्योंकि प्रीपोजिशन उद्देश्य बता सकते हैं, मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन दो सेंटेंसेस को कभी नहीं जोड़ सकते। तो पहले हम सेंटेंस यहाँ पे लेते हैं, क्या सेंटेंस है, वी गो टू स्कूल, वी गो टू स्कूल, हम स्कूल जाते हैं, सो दैट अंजो, so that we can get the knowledge, we can get the knowledge, या तो खाली नॉलेज लिखोगे तो भी चलेगा। इस ओके। अब यहाँ पर हमने क्या यूज किया है, so that, so that का मतलब हम स्कूल इसलिए जाते हैं ताकि हम ज्ञान प्राप्त कर सके, या फिर हम ज्ञान प्राप्त करने के उद्देश्य से स्कूल जाते हैं, इसका ये भी हो जाएगा। लेकिन अब इसका अगर दूसरी जगह प्रीपोजिशन के जैसे उपयोग करना है तो मैं बता रहा हूँ किस तरह से करते हैं। पीपल गो टू अब्रॉड, पीपल गो टू अब्रॉड विद ए ड्यू टू, जो विद ए ड्यू टू वाले थे, विद ए ड्यू टू अर्निंग मनी। कहाँ दिख रहा है कि मैं दो अलग अलग सेंटेंसेस जोड़े हैं, मैंने तो लिखा है लोग विदेश आते हैं पैसा कमाने के लिए, कहीं इसमें ऐसा है तुमको दिख रहा हो कि हमने अलग अलग चीजें यूज की है। ये विदेश ड्यू टू तो पूरा का पूरा एक है, और अर्निंग जीरंड है। विदेश ड्यू टू बाद में क्या है, अर्निंग क्या है, जीरंड है, और उसके बाद में क्या है, नाउन आ गई है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। बोलो दूसरा कुछ ये, हाँ मैंने तुमको नहीं बताया था, एग्जेक्टिव पढ़ाए होंगे तब, सॉरी नाउन के अंदर कंपाउंड नाउन जब पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि कंपाउंड नाउन का स्ट्रक्चर जब होता है नाउन प्लस नाउन, नाउन प्लस वर्ब, वर्ब प्लस वर्ब, वर्ब प्लस एडजेक्टिव, वर्ब प्लस एडवर्ब, और वर्ब प्लस जीरंड, नाउन प्लस जीरंड। स्विमिंग पूल किस तरह का नाउन है, कौन कौन सी चीजों का हुआ उसके अंदर, स्विमिंग क्या है, जीरंड है, और उसके बाद में मैंने क्या लगाया है, पूल। तो ये क्या होता है, जो आईएनजी वाले जो होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, जो एक नाउन के रूप में फॉर्म करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, जीरंड बोलते हैं। यहाँ भी अर्निंग मनी एक वर्ब है, लेकिन ये किस तरह की वर्ब बोली जाती है, जब अकेली आती है तो अगर ये हेल्पिंग वर्ब के साथ में आती तो मेन वर्ब भी नहीं जाती, हेल्पिंग वर्ब के साथ में आती, बट हेल्पिंग वर्ब तो कहाँ है, वर्ब तो ये रही, हेल्पिंग वर्ब है नहीं सेंटेंस के अंदर, ये टेंस से रिलेटेड नहीं है। अर्निंग मनी के अंदर अर्निंग का कोई टेंस नहीं लग रहा है यहाँ पर, तुम सोचो सर टेंस तो है ये, नहीं बिल्कुल नहीं है, टेंस तो यहाँ है, गो, लोग जाते हैं आगे ना, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, जीरंड बोलते हैं। और विद ए ड्यू टू में कहीं भी कोई दो सेंटेंस को ज्वाइन करने का काम, कंबाइन करने का काम तो नहीं होता, उद्देश्य दर्शा सकते हैं, हो सकता है, क्योंकि प्रीपोजिशन बहुत सारे हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आपने ने स्किप जो टॉपिक किया है ना प्रीपोजिशन का, कंजक्शन से पहले बहुत बड़ी मिस्टेक की है, पहले प्रीपोजिशन ही पढ़ना चाहिए था, तो ये सारी कंफ्यूजन होती ही नहीं किसी के भी, बट टाइम की वजह से और दूसरे कुछ कारणों की वजह से हमने पहले क्या स्टार्ट किया, कंजक्शन स्टार्ट किया, तो थोड़ा उनको साथ में लेकर चल रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो नेक्स्ट सेकंड सेंटेंस की बात करें, यहाँ हमने क्या यूज किया है, सो दैट की बात की है, ठीक है। अब उसी सेंटेंस को हमें कंजक्शन का उपयोग करके कैसे बनाएंगे, देखो वही सेंटेंस ले रहा हूं मैं, पीपल वाला ही, अब यहाँ यूज करना ही है, पीपल गो टू अब्रॉड, so sorry in order that they can earn money, जिससे कि वो पैसा कमा सके। दो अलग अलग सेंटेंस है, लोग विदेश जाते हैं वे पैसा कमा सकते हैं, उनका उद्देश्य, क्योंकि लोग जाते हैं क्यों विदेश, पैसा कमाने के लिए। किसके लिए जाते हैं,
तो मैंने देखो इस स्ट्रक्चर में और स्ट्रक्चर में अर्थ दोनों का सेम है, अर्थ दोनों का सेम है। लोग पैसा कमाने के लिए कहाँ जाते हैं? विदेश से जाते हैं, लेकिन दोनों के अंदर में चेंजेस क्या है? कंजक्शन, यहाँ पर कंजक्शन इन ऑर्डर दैट है कि नहीं, मैंने बताया कि नहीं बताया? इन ऑर्डर दैट यूज किया है। जब मैंने कंजक्शन यूज करा तो दूसरा सेंटेंस भी वहां पर होना चाहिए, और देखो है पीपल के लिए मैंने एक प्रोनाउन यूज किया है। पीपल यहाँ पर नाउन है और यहाँ पर क्या यूज किया? उसी के लिए प्रोनाउन यूज किया है। और प्रोनाउन क्या होता है? सेपरेट वर्ब भी है। अगर जहाँ सेपरेट वर्ब है, सेपरेट अगर दोबारा नाउन या प्रोनाउन यूज हो रहा है, सेपरेट सेंटेंस हो रहा है, तो वो कंजक्शंस है। अदरवाइज यहाँ तो मेरे को ऐसा कुछ नहीं दिख रहा था कोई नहीं था। तो यहाँ पर वो क्या है? प्रीपोजिशन का उपयोग अलग तरह से होता है और कंजक्शन का उपयोग अलग होता है। जहाँ कंजक्शन यूज होगा वहाँ सेपरेट सेंटेंस यूज होगा आफ्टर द कंजक्शन। यहाँ भी देखो सो दैट लगाया, उसके बाद मैंने को क्या दिखाया? सब्जेक्ट है, वर्ब है, कैन है कि नहीं है? मॉडल वर्ड से हमारी बताई थी मैंने मॉडल वर्ड के बारे में, 13 के 13 के नाम लिखा है तुमको। चलो पता चल रहा है कि कंजक्शंस क्या होते हैं, उनका उपयोग कैसे किया जाता है, और प्रीपोजिशंस क्या होते हैं। दोनों को आज के बाद कभी मिस नहीं करना है कि मिस कर दिया हमने। ये छठी क्लास से स्टार्ट हो जाती है सारी चीजें, लेकिन हम क्या उनको अलग अलग नहीं कर पाते, सब मिक्स खिचड़ी खाते हैं। तो हमको उसको जैसे पता चल जाता है लाओ सर गाने दो एक साथ में, नहीं थोड़ा समझो उस चीज़ के बारे में भी कि भाई कहाँ से कौन सी चीज़ आई है, कैसे बनी है, उसके बाद उसको खाओ तो अच्छा रहेगा। बस बना दिया और खा लिया, ये सिस्टम अच्छा नहीं है। खुद को पता भी चलना चाहिए कि कौन सी चीज़ कहाँ से क्या है उसके अंदर। मैं नेक्स्ट सेंटेंस में जाना चाहता हूँ। अभी टेक थर्ड सेंटेंस, दैट पीपल exercise that they can remain fit, they can remain fit। लोग एक्सरसाइज करते हैं, क्यों करते हैं? फिट रहने के लिए। तो बस हो गया। देखो यहाँ पर पीपल के बाद में मैंने क्या लिखा? पीपल एक्सरसाइज, यानी कि लोग एक्सरसाइज करते हैं, लोग क्या करते हैं? व्यायाम करते हैं। पर क्यों? दे कैन रिमेन फिट। दूसरा सेंटेंस में सेपरेट है सब्जेक्ट, यस ये रहा सब्जेक्ट प्रोनाउन है, उसके बाद में वर्ब है सेपरेट, यस है फिट, ओके कैन रिमेन है कि नहीं है, और लास्ट में फिट है वो। क्लियर है? यानी कि सेपरेट सेंटेंस होगा अलग से कंजक्शन के बाद में, ये जरूरी है, अदरवाइज हमारे क्वेश्चन से यूज हो पाएंगे नहीं। ठीक है, अब ये लेस्ट क्या होता है? अब ये लेस्ट कभी कभी उद्देश्य की बजाय कंडीशन में भी चला जाता है, और कभी कभी एक पर्पज में भी रहता है। तो लेस्ट का थोड़ा सा ध्यान रखते हैं, हमें यूज करते समय थोड़ा ध्यान रखना है इसका लेस्ट का। मैं अभी यह कंजक्शन पर्पज के जैसे यूज कर रहा हूँ, उसको देख रहा हूँ। यू स्टडी हार्ड, यू स्टडी हार्ड लेस्ट यू कैन पास विथ फ्लाइंग कलर्स। मैंने यहाँ पे इडियम्स यूज किए। अब लोग सर ये इडियम्स काम से लेकर क्या चीज है, कोई बोल सकता है? इडियम्स एंड फ्रेजेस, मुहावरे और कहावतें। फ्लाइंग कलर्स, पासेस विद फ्लाइंग कलर्स। मैंने क्या लिखा है? पासेस विद फ्लाइंग कलर्स, यानी कि अच्छे मार्क्स के साथ पास होना। जबकि मैंने कहीं अच्छे मार्क्स तो नहीं लिखे थे, लेकिन अर्थ में कैसे निकल रहा है? अच्छे मार्क्स के साथ में पास होना। रिजल्ट आ रहा है, इसलिए बातें कुछ ऐसी ही की जाएंगी अब 2-4 दिन के लिए, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। 10th और 12th दोनों के लड़के ने बढ़ जानी चाहिए। ओके, 4th नंबर का सेंटेंस क्या है? यू स्टडी हार्ड, तुमको भी अच्छी मेहनत करनी चाहिए जिससे तुम भी अच्छे मार्क्सों से पास हो सको। यू कैन पास विद फ्लाइंग कलर्स, ठीक है? तो यू स्टडी हार्ड, ये एक सलाह दे रहा हूँ मैं बस, बाकी तुम मानो ना मानो। सलाह कभी भी देखो फ्री की मिलती तो नहीं मानते, पैसे से लेने जाओ तो मानना पड़ता है। जैसे डॉक्टर के पास में सलाह लेने जाते हो ना, तो पैसे देते हो 500 रुपया एक फीस, उसके बाद में उसकी सलाह वो बोलता नहीं ये करना चाहिए, तो जरूर माननी पड़ती है तुमको। वो बोलता रेस्ट करो तो तुम 2 दिन रेस्ट पर चले जाते, छुट्टी ले तो पैसे भी। बाकी ऐसे मगर घर वाले बोलेंगे नहीं करते ना हम कभी भी ऐसा कोई काम, जब तक वो ना बोले तब तक। चलो यू कैन, यू शुड स्टडी हार्ड, यू शुड स्टडी, तुमको कड़ी मेहनत करनी चाहिए, अच्छे से पढ़ना चाहिए। यू शुड स्टडी हार्ड लेस्ट, यानी कि ताकि, यहाँ पर मैंने क्या यूज किया है? ताकि, जिससे कि यू कैन पास। देखो अलग नेक्स्ट आया दोबारा से यू, प्रोनाउन नेक्स्ट टाइम, एक पूरा सेंटेंस यहाँ पूरा हो गया, कंजक्शन बीच में जुड़ा और बाद में क्या लग गया? यू कैन स्टडी हार्ड, यू कैन पास,
you can pass with flying colors. With क्या है? With क्या है? preposition है ना, आएगा तो बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये विद है, ये क्या है, मैंने यहाँ जितने लिखे चारों के चारों का यहाँ बता दिया है। दैट बताया, ये रहा। सो दैट बताया, ये रहा। इन ऑर्डर दैट बताया, ये रहा। सबका उपयोग सेम है, कोई चेंज नहीं है। मैं बोलूँ कहीं लेस्ट की जगह पर सो दैट लिख दूँ, लिख सकता हूँ मैं। सबका अर्थ सेम है, सबका उपयोग सेम है, कोई चेंज नहीं है। मैं जहाँ दैट की जगह मैं बोलूँ सर मेरे को लेस्ट लिखना है, लिख सकते हो ना, लिख सकते हो। ये चारों एक दूसरे को रिप्लेस कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा सेंटेंस के स्ट्रक्चर पर, ना ही उसके अर्थ पर। अर्थ सबका एक ही है, ताकि, जिससे कि, और कोई डिफरेंस नहीं है इनके अर्थ में अंदर। अंडरस्टैंड? ये क्या थे हमारे कंजक्शंस ऑफ पर्पस। अब किसकी तरफ चलेंगे? रिजल्ट आएगा इसकी तरफ। किसकी तरफ चलेंगे हम? थोड़ा सा रिजल्ट की तरफ आगे बढ़ेंगे। इंग्लिश एक ऐसा लैंग्वेज है जिसको सीखना एक सबसे आसान काम है। बस अपने अंदर का डर निकाल के इतना जल्दी है उसके लिए। डर जिस दिन निकलेगा तो तुम बोलना अपने आप स्टार्ट कर दोगे। या तो सीखा तो है तुम लोगों ने, बस यूज नहीं कर पाते कि मिस्टेक हो गई तो, या इतने सारे बैठे लेकिन खड़े होकर बोलने में सिर्फ 4 ही लोग होते हैं हर बार। चौथे से 5वां कभी खड़े नहीं था, मेरे को जबरदस्ती खड़ा करना पड़ता है। उसका कारण सिर्फ क्या पता है? डर लगता है गलती हो गई तो सबके सामने बेइज्जती हो जाएगी। अब कौन सी बेइज्जती, कौन सी इज्जत लेके आप बैठे हो? कहाँ फर्क पड़ता है? तुम्हारे जैसे भाई बहन है यहाँ पर सब। अगर कुछ गलत बोल भी दोगे तो सुधारने के लिए मैं बैठा तो हूँ ना, लेकिन बोलते ही नहीं है ना। ठीक है, चलो अब क्या है? कंजक्शंस ऑफ रिजल्ट। ये लीडर है, क्या नहीं लीडर? कंजक्शंस ऑफ अब इसका यूज किस तरह से किया जाता है? इसका मीनिंग लिखना हो तो किस तरह से लिख सकते हैं? तो कंजक्शंस ऑफ रिजल्ट आर यूज्ड टू डिनोट द रिजल्ट, परिणाम दर्शाने के लिए। फॉर कनेक्टिंग टू क्लॉजेस और सेंटेंसेस, मोस्टली सेंटेंसेस को भी ध्यान में रखना है। पूरे पूरे वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं, उपवाक्यों को कभी कभी हो सकता है। कंजक्शंस ऑफ रिजल्ट आर यूज्ड टू व्हाट? यूज्ड टू डिनोट द रिजल्ट for connecting two clauses or sentences। सिरोगे दो उपवाक्यों या वाक्यों को ज्वाइन करने के लिए किसकी दृष्टि से? रिजल्ट यानी परिणाम की दृष्टि से, परिणाम दर्शाने के लिए। तो हम उसको क्या कहेंगे? कंजक्शंस ऑफ। क्या डिनोट करता है ये? रिजल्ट। क्या डिनोट करता है? ठीक है, चलिए अब आगे थोड़ा सा चलते हैं। अब एग्जाम्पल इसमें कौन कौन से हो सकते हैं? एग्जाम्पल यहाँ पर सो दैट और सच दैट। देखो सच का उपयोग तुम लोगों ने दूसरा भी सीखा होगा, सच एज होता है, और ये है मैं बोल रहा हूँ सच दैट है। ठीक है, तो एग्जाम्पल में क्या है? बोलोगे सर सो दैट अभी तो बताया, लेकिन मैं बोल रहा हूँ सो दैट अलग है। अब बीच में कुछ और होगा यहाँ पर, वहां पर दोनों एक साथ में आते। सो दैट के बीच में कुछ नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ सो दैट के बीच में कुछ होगा। अब क्या होगा मैं बताऊंगा, तभी बताऊंगा, अभी नहीं, देखते जाओ। सच दैट में भी सेम ऐसे ही होगा, बीच में कुछ होगा। अब क्या होगा? यू हैव टू सी दैट। नेक्स्ट
एग्जाम्पल सेंटेंसेस। मोहिनीअट्टम, एग्जाम्पल सेंटेंसेस। लक्ष्मी, दोनों सो दैट का, सो दैट के बहुत सारे तो मिल जाएंगे। दूसरा कंजक्शन टू टू भी होता है, वो भी रिजल्ट में होता है। सुनो, द गोल्ड इज टू कॉस्टली, सॉरी गोल्ड इज सो कॉस्टली, द गोल्ड इज सो कॉस्टली, इतना महंगा। और सो और दैट के बीच में क्या आएगा पता है? एग्जेक्टिव आएगा। क्या आएगा? एग्जेक्टिव, कोई विशेषण आएगा। सोना इतना महंगा है कि पुअर कैन नॉट बाय। ओके, पुअर कैन नॉट बाय। हो सकता है कि नहीं हो सकता ऐसा सेंटेंस? हो सकता है। क्या यूज किया? ओके, द गोल्ड इज सो कॉस्टली दैट पुअर कैन नॉट बाय इट। सोना इतना महंगा है। सबसे पहला सेंटेंस क्या है? द गोल्ड इज सो कॉस्टली, खत्म बात। सोना इतना महंगा है, क्या? पुअर कैन नॉट बाय। दूसरा, इसका असर इस पर पड़ रहा है, ये प्रिंसिपल क्लॉज है। सोना महंगा है, इसकी वजह से लोग नहीं खरीद सकते, बाकी तो पहले खरीद लेते थे। आगे ना, दूसरा, द टी इज सो हॉट, द टी इज सो हॉट दैट आई कैन नॉट ड्रिंक इट। चाय इतनी गर्म है कि मैं इसे पी नहीं सकता। तो चाय गर्म है, उसका असर है कि मैं नहीं पी सकता। ओके, दूसरा मैं बोलूं, द नाइट वॉज सो डार्क, रात इतनी अंधेरी थी, आई कैन नॉट गो आउट, मैं बाहर नहीं जा सका। दूसरा सेंटेंस इसमें और बनाने बहुत सारे मिल जाएंगे तुमको इसमें। तो द रेन वॉज सो हैवी दैट आई कुड नॉट गो आउट, बारिश इतनी तेज थी कि मैं बाहर नहीं जा सका। रात इतनी अंधेरी थी कि मैं जा नहीं सका। इस तरह का तो यही चीजें हैं। तो यहाँ पर हमको सो दैट वाले सेंटेंस बहुत सारे मिल जाएंगे। अब सच दैट क्या है? सच दैट, सच दैट बता रहा हूँ, कोई सेंटेंस बता रहा हूँ। दूसरा मैं सच दैट के एग्जांपल ले रहा हूँ। ड्रिंक सच ड्रिंक, ड्रिंक सच ड्रिंक्स, ऐसे पीने पियो दैट, बोलो आगे, जो तुम्हारे स्वास्थ्य को नुकसान ना करे। ओके, तो दूसरा क्या आएगा? दैट आर हार्मलेस फॉर योर हेल्थ। ओके, तो यहाँ पे क्या लग गया? सच ड्रिंक्स। ओके, दैट आर हार्मलेस for your health, for your health. Okay, drink such drinks, यहाँ जो ये यूज हो रहा है सच, और ये क्या है? दैट। नया सेपरेट सेंटेंस है, दैट आर हार्मलेस फॉर योर हेल्थ, और ड्रिंक सच ड्रिंक्स, ऐसे पीने पियो जिससे तुम्हारे शरीर को कोई नुकसान ना हो, वो तुम्हारे शरीर के लिए नुकसानदायक ना हो, हार्मलेस। ठीक है, आगे की बात करते हैं। वियर सच आउटफिट, ऐसे आउटफिट यानी कि कपड़े तुम जो भी पहनते हो। वियर सच आउटफिट दैट मेक यू कंफर्टेबल, जो तुमको कंफर्टेबल फील हो, जैसे कि टी शर्ट, तुम कंफर्टेबल हो रहे है, कोई प्रॉब्लम? बाकी एक यहाँ तक पहनते हैं, यहाँ तक पहनते, मजा नहीं आती। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस की बात करते हैं। वियर सच आउटफिट that make you comfortable, that make you comfortable, या फिर that are comfortable to you, that make you
कंफर्टेबल आरामदायक तुमको बनाते हो, इस तरह के कपड़े पहनो, या फिर दैट आर कंफर्टेबल, जो तुमको कंफर्टेबल हो इस तरह के कपड़े, दोनों ही सेंटेंस हो सकता है। क्लियर है इतना? अब सो दैट की और सेंटेंस मैंने इतने सारे बोले, में से कोई भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो, अपनी मर्जी से सेंटेंस बना सकते हो, ठीक है। और दूसरा है, कोई बोलना चाहेगा स्टूडेंट में से? देवांशी, द कंजक्शंस ऑफ व्हाट? कंपैरिजन। अब आपको क्या करना है? कंपेयर करने के लिए क्या करना है? कंजक्शंस यूज करने हैं और दो सेंटेंसेस को वहां पर ज्वाइन करना, कंबाइन करना है सेंटेंसेस को। तो किस तरह से हो सकता है? कंपैरिजन शब्द तुम लोगों ने दिमाग में यहाँ पे लिखते कुछ आया होगा क्या? तुलना करना, ठीक है। यानी कि डिग्रीज में तुम लोगों ने इस चीज को पढ़ा है कि तुलना करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? डिग्रीज का। तो वहां पर सेंटेंस को क्या किया जाता है? कंबाइन किया जाता है। जरूरी है कि कंपैरिजन का मतलब तुलना ही हो, किसी की समानता नहीं कर सकते क्या? क्योंकि 3 डिग्री होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। जिनमें से एक है वो समानता दर्शाने के लिए होती है, और दूसरी जो होती है वो कंपेयर करने के लिए, और एक तीसरी है वो सबसे बेस्ट बताने के लिए उनमें से होती है। तो यहाँ हमको तीनों डिग्री में से कोई भी डिग्री का उपयोग कर सकते हैं। किसमें से? तीनों डिग्री में से किसी का भी उपयोग कर सकते हैं। तो कंपेयर और इक्वलिटी दोनों चीज को ये शो करेगा। किसको? ओके, तो कंजक्शन ऑफ कंपैरिजन, कंजक्शंस ऑफ कंपैरिजन आर यूज्ड टू मेक कंपैरिजन। किसके लिए? तुलना करने के लिए। टू मेक कंपैरिजन, टू मेक कंपैरिजन, और टू शो इक्वलिटी, और टू शो इक्वलिटी। किसके लिए? समानता दर्शाने के लिए करते हैं, और किसके लिए करते हैं? ठीक है, तुलना करने के लिए। किसके बीच में? बिटवीन टू सेंटेंसेस, दो अलग अलग सेंटेंसेस का हम उपयोग करके यहाँ पर उनको ज्वाइन कर सकते हैं। किसके थ्रू कर सकते हैं? डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन के थ्रू, यानी कि कंजक्शंस ऑफ कंपैरिजन के थ्रू। किसके थ्रू कर सकते हैं? ठीक है। और कंपैरिजन करने के लिए एग्जेक्टिव का ही यूज किया जाता है, ये फाइनल है। यहाँ पर एग्जेक्टिव के बेस पर ही दो सेंटेंसेस को जोड़ा जाएगा। किसके बेस पर? अगर किसी भी की कंपैरिजन करनी है और इक्वल दर्शाना है, समानता बतानी है, तो उसको सिर्फ और सिर्फ एग्जेक्टिव के बेस पर ही दर्शाया जा सकता है। तो उसके लिए किस तरह उपयोग करना है हमको, यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए कौन कौन से यहाँ पर उपयोग किए जा सकते हैं वो हम यहाँ थोड़ा सा देख लेते हैं कि कौन कौन से उपयोग करेंगे। देखो यहाँ पर हम इक्वलिटी की बात करें, मैं बेसिक वाले लेंगे, अपना डिग्री से पूरा कंसेप्ट नहीं पढ़ रहे हैं। यहाँ पर सिर्फ कंजक्शन की जैसे यूज करना है। तो सबसे पहले इक्वलिटी के लिए होते हैं सो एज एंड एज एज। पॉजिटिव डिग्री जिसके बारे में बात कर सकते हैं, क्या होता है? एज ये पॉजिटिव सेंटेंस के लिए होता है, और सो एज ये नेगेटिव सेंटेंस के लिए हो सकता है। किसके लिए? नेगेटिव सेंटेंस के लिए। कंपैरिजन के लिए क्या था? देन। किसका यूज करते हैं हम? देन। मैं यहाँ डिग्री नहीं पढ़ा रहा हूँ, तो खास ध्यान रखना है कि मैं डिग्री की हर चीजें नहीं बताऊंगा। मैं कंजक्शन ही, जो डिग्री के अंदर कौन कौन से कंजक्शन उपयोग किए जाते हैं, मैं सिर्फ उन कंजक्शन का नाम लिख रहा हूँ। ये दोनों कंजक्शन है जो कि विशेषणों के आधार पर समानता दर्शाते हैं, ठीक है। और ये कंजक्शन है देन, ये लगता है कंपैरेटिव डिग्री में। देन के बिना तुम्हारा कंजक्शन कंपैरेटिव डिग्री बनेगी नहीं इसके लिए, ठीक है। तो किस तरह से इनका उपयोग करते हैं हम डिग्री के अंदर, और एक दो सेंटेंसेस को जोड़कर कंजक्शन के अंदर किस तरह से उपयोग करेंगे, तो वो देखना है हमको, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। मैथ्स इज एज इम्पोर्टेंट एज इंग्लिश। देखो तुम्हारे पास अगर 5 या 6 सब्जेक्ट है तो सबके सबका इक्वल इम्पोर्टेंट है।
तुम सोचते हो कि सर हम मैथ्स पढ़ पढ़ के एकदम पक्का कर ले और हिंदी को छोड़ दें, इंग्लिश को छोड़ दें, कोई मतलब का नहीं है इस तरह का पढ़ाई है, कोई मतलब का। ऑल सब्जेक्ट्स आर इम्पोर्टेंट, जैसा मैथ्स इम्पोर्टेंट है ऐसा इंग्लिश भी है, ऐसे कैसे हिंदी, संबंध दर्शा रहे मैथ्स की इंग्लिश के साथ में, है कि नहीं, दोनों ही इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे मैथ्स 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 करते रहते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि दूसरे सब्जेक्ट भी इक्वल इम्पोर्टेंट है उसके। तो इक्वलिटी शो कर रहे हैं नहीं कर रहा है, हम कर रहे नहीं कर रहा। तो मैं देखो यूज किया, क्या यूज किया है, दो, अब मैं यहाँ पर क्या दो सेंटेंस लेकर बताऊंगा, ज्यादा इजी पड़ेगा। मैथ्स इज इम्पोर्टेंट, इंग्लिश इज इम्पोर्टेंट, दो सेंटेंस है, उसको मेरे को क्या करना है, कंपेयर करना है, इक्वलिटी दर्शाने के उसके लिए। एग्जाम्पल सेंटेंसेस आई विल टेक हियर। In that first one is follow maths is as important as, important क्या है, एग्जेक्टिव है, इनके बीच में जो खाली जगह है वहाँ क्या लगेगा, एग्जेक्टिव ही यूज किया जाएगा, ये हमको खास ध्यान रखना है। एज इम्पोर्टेंट एज व्हाट, एनी ऑफ द सब्जेक्ट यू कैन राइट हियर। मैथ्स की तुलना किसी भी सब्जेक्ट के साथ करो, सभी इतना ही इम्पोर्टेंट जितना कि मैथ्स है। यस और नो? यस। नाउ गो टू द नेक्स्ट सेंटेंस। ही इज नॉट सो काइंड एज सी, वो इतना दयालु नहीं जितना कि वह है, यानी कि कोई एक पुरुष की तुलना एक औरत से की जा रही है कि पुरुष है वो इतना दयालु नहीं है जितना कि औरत है, ठीक है। तो कोई भी एक नाम भी लिख सकते हो, तो नाम के लिए हम क्या लिखें, बोलो किसका नाम लिखूं? अब बोलो किसका नाम लिखो सामने? किसी का भी लिखो तो फर्क नहीं पड़ता नाम। किसका? ओके, क्या यूज किया हमने, एग्जेक्टिव है और उसके पहले क्या, सो एज। अब मैंने क्या लिखा, केटीएस इज काइंड, लेकिन वेदांत की वेदांत इज मोर काइंड, इस तरह का दोनों का कंपैरिजन है। या फिर वेदांत इज एज वेदांत इज ऑल्सो काइंड, इस तरह का आप लिख सकते हैं। तो केकेएस इज नॉट सो काइंड एज वेदांत, केकेएस है वो इतना दयालु नहीं है जितना कि कौन है, वेदांत है। तो इस तरह का हम सेंटेंस यूज करेंगे। नेगेटिव अगर वहाँ है तो हम एज की जगह पर किसका यूज करेंगे, सो एज का। अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो सो एज का उपयोग किया जाता है, और पॉजिटिव अगर सेंटेंस है, पॉजिटिव यानी जिसके अंदर नॉट का उपयोग नहीं किया जा रहा है, तो वहाँ पर किसका उपयोग किया जाएगा, एज का। दोनों ही कंजंक्शंस यहाँ पर हैं, दोनों का उपयोग एक तरह से किया जा सकता है, बस डिफरेंट है तो किसका सेंटेंस का कौन सा टाइप है, पॉजिटिव और नेगेटिव। एफर्मेटिव तो दोनों, एफर्मेटिव का असर्टिव तो दोनों ही है, एक है एफर्मेटिव यानी कि हकारात्मक और दूसरा क्या है, नेगेटिव। बस इतना ध्यान रखना, नेगेटिव सेंटेंसेस होंगे तो क्या यूज होगा, कंजंक्शन सो एज का उपयोग किया जाएगा, और सो एज के बीच में क्या आना चाहिए, एग्जेक्टिव आना चाहिए, दैट इज कंपल्सरी। ओके, अब बात करते हैं, अब देन का उपयोग किस तरह से कर सकते हैं। सी इज यंगर देन यू, वो तुमसे छोटी है, सी इज यंगर देन, कंपैरेटिव डिग्री पीछे क्या आ रहा है, देन कंपल्सरी यहाँ पर। इंग्लिश इज इजियर देन, इंपॉर्टेंट भले दोनों का सामान है लेकिन इजी कौन है, इंग्लिश इजी है। इंग्लिश की कंपैरिजन की जा रही है किसके साथ में, कंपैरिजन करने के लिए किसका उपयोग किया जा रहा है, देन का। और ये कौन सी डिग्री का बनता है, कंपैरेटिव डिग्री का। तो कौन है, इंग्लिश इज इजियर, पहली है, इजी है, सरल है, किसकी बजाय, देन मैथ्स की तुलना में, ठीक है। यहाँ पर देन का मतलब था के बजाय, के बजाय, देन का मतलब क्या होता है, और एक THEN देन का मतलब तब, और फोर वाला देन क्या है, प्रीपोजिशन है,
वो क्या है, प्रीपोजिशन है, और ये देन क्या है, कंजक्शन है। दोनों में फर्क है, खास ध्यान रखना होता है हमको कहाँ कब यूज करना है। वो भी यूज होता है लेकिन वो प्रीपोजिशन की जैसे, और ये कैसा होता है, कंजक्शन की जैसे। ठीक है, इतने सारी कंफ्यूजन और इसी की बात करते हो, है ना। धोनी इज मोर सक्सेसफुल देन कोहली। देख सकते हैं, नहीं देख सकते? धोनी इज मोर सक्सेसफुल या फिर धोनी इज लकियर देन कोहली। फूटी किस्मत का कौन है, कोहली है इसके लिए। सेमीफाइनल तक पहुंच के भी ओके, धोनी इज मोर सक्सेसफुल देन कोहली। देखो फैन बेस कितना भी हो, अभी मैं इस पोजीशन में हूँ कि कोई मेरे को नहीं मार सकता है, बाकी बात अलग है। तो यहाँ पर क्या यूज हुआ बेटा, देन इज व्हाट, कंजक्शन। विच टाइप ऑफ कंजक्शन, कंजक्शन ऑफ कंपैरिजन, तुलनात्मक, तुलना दर्शाने वाला कंजक्शन जो है। मोहिनी, व्हाट्स गोइंग ऑन देयर? नहीं पढ़ना, तेरे से ज्यादा सिंसियर तेरा भाई है, वो ज्यादा सिंसियरली यहाँ देख रहा है, ध्यान रखा है। ठीक है, और दूसरे सेंटेंस बनाना चाहे तो वो भी बन सकते हैं, किसी भी चीज की कंपैरिजन तुम कर सकते हो। अब यहाँ इतने सारे बेटे अगर मैं किसी की कंपैरिजन या इक्वलिटी दर्शाऊंगा तो थोड़ा क्या है, अलग लग जाएगा, इसलिए मैं यहाँ किसी की कंपैरिजन नहीं कर रहा। यू ऑल आर इक्वल, ओके। तो यहाँ मैं किसी की कंपैरिजन ना करूँ तो ज्यादा बेटर है। मैं दोनों बहन भाई बहनों के बीच में कर सकता हूँ कंपैरिजन। अब क्या नाम बेटा तेरा? शिवम, सत्यम, सुंदरम। चलो, शिवम इज क्लेवर या तो इंटेलिजेंट देन मोहिनी। आया पीछे ध्यान, आया कि नहीं आया, तो यहाँ दोनों की कंपैरिजन की जा सकती है। ये अपने क्या हो जाएगा, कंजक्शन किस तरह से आते हैं देखो। तो एस का उपयोग कैसे करना है, एज एस का उपयोग कैसे करना है, और देन का इसके लिए डिग्री ऑफ कंपैरिजन का पूरा टॉपिक है अलग से। टाइम मिला, प्रीपोजिशन जल्दी खत्म हुए तो हम 2-3 टॉपिकों के मैंने नाम इससे पहले भी बोले, अगर वो 1 डे में शॉर्टली अगर कोई फिनिश होते होंगे तो हम स्टार्ट करेंगे, अगर टाइम मिला तो। कंडीशन अप्लाई। चलो नेक्स्ट, कंजक्शंस ऑफ कॉन्ट्रास्ट। व्हाट, कंजक्शंस ऑफ कॉन्ट्रास्ट विरोधाभास के लिए भी यूज की जा सकते हैं क्या? आगे ना, इससे पहले मैं करवा चुका हूँ। कॉन्ट्रास्ट किस में करवाया है, इससे जस्ट पहले करवाया नहीं करवाया? अब वो यहाँ पर किस तरह से उपयोग करना है, वो वहां भी यूज किए थे। दो, ऑल्दो, इवन इफ, इवन दो और हाउएवर। ये पहले मैंने करवाया है, किस में करवाया है, कोऑर्डिनेटिंग में। अब मैं उन्हीं को कहाँ करवा रहा हूँ, सबऑर्डिनेटिंग। यूज किए जा सकते हैं क्या? कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मैंने पहले बोला कि कोऑर्डिनेटिंग के अंदर कुछ ऐसे थे जिनका स्ट्रक्चर्स हैं, इक्वल रैंक्स वाले यहाँ हो सकते हैं, वहाँ पे सिर्फ इक्वल रैंक वाले हो सकते थे, यहाँ दोनों टाइप के हो सकते हैं। यहाँ डिपेंडेंट क्लॉज और प्रिंसिपल क्लॉज को ध्यान में रखना है, बाकी रैंक इक्वल हो या ना हो दोनों टाइप के। वहाँ सिर्फ इक्वल रैंक होना जरूरी था, यहाँ दोनों ही बातें हैं, लेकिन ध्यान रखना है कि एक दूसरे पर आधारित होना चाहिए तो ही बनेगा। अगर कॉन्ट्रास्ट वाले हम कोई भी सेंटेंस यूज करें तो मोस्टली उनमें डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज यानी कि प्रिंसिपल क्लॉज का उपयोग होता ही है। तो यहाँ हम देखते हैं कुछ सेंटेंसेस को, कंजक्शंस को। तो क्या है, कंजक्शंस ऑफ व्हाट, कंजक्शंस ऑफ कॉन्ट्रास्ट। कर सकते नहीं उपयोग यहाँ पर हम इनका करेंगे ना, माना करोगे तो। कॉन्ट्रास्ट क्या होता है, विरोधाभास। दो वाक्यों के बीच में कॉन्ट्रास्ट को अगर दिखाना है हमको, या दो वाक्यों के बीच में अगर हमको कॉन्ट्रास्ट शो करना है तो उसके लिए किसका उपयोग किया जाएगा, कंजक्शन ऑफ कॉन्ट्रास्ट। टू शो द कॉन्ट्रास्ट, क्या करना होता है भाई यहाँ पर, टू शो द कॉन्ट्रास्ट किसके बीच में है,
बिटवीन टू सेंटेंसेस, दो वाक्यों के बीच में क्या करना है हमको, विरोधाभास अगर प्रस्तुत करना है, दर्शाना है, तो उसके लिए किसका उपयोग किया जाएगा, ठीक है, कंजंक्शन ऑफ कॉन्ट्रास्ट। एग्जांपल की हम बात करें तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसलिए एग्जांपल के लिए मेरे को बोलेंगे नहीं, अब तो इसको स्टूडेंट्स बोल सकते हैं। बोलो क्या है, दो, ऑल्दो, इवन दो, किसको चाहिए दो, थोड़ी पूछा मेरे को सवाल किया, अभी मैं किसका नाम बताऊँ, विमला को चाहिए जो now example sentences, एग्जाम्पल सेंटेंसेस किस तरह से बन सकते हैं यहाँ पर, ये बताओ। देखो कहाँ से स्टार्ट करें, वहीं से। दो ही इज पुअर, ही इज ऑनेस्ट, दो अलग अलग सेंटेंस हैं। गरीब है फिर भी कैसा है, ईमानदार है, क्या शो कर रहा है, कॉन्ट्रास्ट शो कर रहा है दोनों के बीच में। गरीब होने के बावजूद भी ईमानदार है कि नहीं है, दोनों के बीच में क्या है, कॉन्ट्रास्ट है। नहीं तो वो अपनी गरीबी के लिए झूठ बोल सकता है, किसी चीज़ को मिली तो भी चोरी कर सकता है, लेकिन नहीं, ही इज पुअर, ही इज ऑनेस्ट। आगे क्या लगाना है, दो। दो जब भी लिखेगा तो पहले क्या लगेगा भाई, दो के बाद में कंपल्सरी क्या लगना चाहिए, सब्जेक्ट, चाहे वो नाउन हो चाहे वो प्रोनाउन हो, चाहे वो नाउन हो या प्रोनाउन हो, इसके सिवा कोई और नहीं आ सकता, नाउन प्रोनाउन के सिवा कोई भी पार्टिसिपल नहीं आ सकता दो के बाद में। जबकि हाउएवर के बाद में क्या आता है, एग्जेक्टिव आना कंपल्सरी है, दो के बाद में एग्जेक्टिव जरूरी नहीं है। दो ही पुअर, कॉमा इज कंपल्सरी, ही इज ऑनेस्ट। गरीबी होने के बावजूद भी वो ईमानदार है, ये डिपेंड करता है गरीबी पर ईमानदार होना, ठीक है, जरूरी नहीं है लेकिन ना वो ईमानदार हो ही, कुछ लोग हो सकते हैं लेकिन है, ओके। ऑल्दो ही इज वीक, कमजोर है लेकिन ही कैन बीट यू, तुमको मार सकता है, पीट सकता है, भले ही दिखने में कमजोर होगा लेकिन तुमको पीट सकता है। ऑल्दो he is weak, okay, he can beat you, भले वो कमजोर है वो तुमको हरा सकता है, वो तुमको पीट सकता है। ये बीट मैंने सिर्फ हराने के लिए लिखा बेटा, ये बीट मैंने किसी को पीटने के लिए लिखा है, ये बीट किसके लिए, हराने के लिए, ठीक है, बीट यू, ओके, वो तुमको हरा सकता है भले कमजोर है। पंजा लड़ा रहे हो भले ही दिखने में कमजोर हो, ताकत अंदर हो सकती है, ठीक है। जैसे कि हमारे इधर ये हार जाता है किसके साथ, मनीष के साथ में भी। आई विल हेल्प यू, आई विल हेल्प यू इवन इफ आई हैव नथिंग, भले ही मेरे पास कुछ भी नहीं लेकिन मैं तुम्हारी मदद करूँगा, ओके। आई विल हेल्प यू, कांच पता क्या बोल रही है, सरासर I will help you even if I have nothing. Even if का यूज कैसे किया जाता है, even if का यूज कैसे किया जाता है, सुन लो, बीच में even if को शुरुआत में यूज नहीं करना है। even if यूज हमेशा कहाँ आएगा, बीच में दो कंजंक्शन, दो वाक्यों को जुड़ा है, I will help you, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, और I have nothing, दोनों चीजों को, लेकिन फिर भी, even if का मतलब क्या है, फिर भी, ठीक है। मूवीज के डायलॉग में सबसे ज्यादा even if यूज किया जाता है। Even though he is my friend, he did not help me, भले वो मेरा मित्र है पर मेरी मदद नहीं की। Even though he is my friend, he did not help me, मेरा मित्र है फिर भी उसने मेरी मदद नहीं की। वैसे मित्र बनाए मत ना। Even though का यूज होगा आगे, even though he is my friend, हो गया, कॉमा लगेगा, क्या लगेगा आगे, he did not help me, he did not help me, भले वो मेरा मित्र है
परंतु उसने मेरी मदद नहीं की। यहाँ पर बट यूज नहीं हुआ, लेकिन फिर भी इसका उपयोग यहाँ पर किया जाएगा, अंजू एंड चंदा। ठीक है, इवन दो इज माई फ्रेंड, ऐसे दूसरे कोई भी सेंटेंस बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन स्ट्रक्चर ये रहेगा जो मैंने तुमको यहाँ पर बताया है। स्ट्रक्चर में क्या बताया देख लो, यहाँ पर दो स्टार्टिंग में, ऑल दो स्टार्टिंग में, इवन दो स्टार्टिंग में, ये दो वाले जितने भी हैं वो स्टार्टिंग में इनको यूज करना है। कहाँ यूज करना है? और उनके बाद में देखो सब्जेक्ट इज कंपल्सरी, सब्जेक्ट इज कंपल्सरी, सब्जेक्ट इज कंपल्सरी। सब्जेक्ट मींस नाउन और प्रोनाउन दैट कैन बी देयर। यस यू नो है, लेकिन ये देखो इसमें क्या है, प्रिंसिपल पहले, कंजक्शन बीच में और अदर सेंटेंस। अभी मेरे पास में हाउएवर बनाना बाकी है। ठीक है, हाउएवर फास्ट ही ran, he lost the race, भले वो तेज दौड़ा पर रेस हार गया। खरगोश तेज दौड़ा था लेकिन हटकर बस मैं पता है इसके बारे में बोलना चाहती हूँ। हाउएवर के बाद में क्या आता है? कंपल्सरी एब्जेक्टिव होना जरूरी है। तो हाउएवर फास्ट ही ran, भले वो कितना तेज दौड़ा परंतु रेस हार गया। He lost the race. However fast he ran. He lost the race. He lost the race. Is it okay? मैंने यहाँ पे जितने थे उतने कंजक्शंस किसके लिए? कॉन्ट्रास्ट के लिए, विरोधाभास हटा रहे। एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस की तरफ हमेशा विरोध में है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। एक क्या कहना चाहता है, उसने इतनी मेहनत की है। हाउएवर फास्ट ही ran, तेज दौड़ा फिर भी हार गया। हारने के चांस था अगर तेज दौड़ा होता तो, ऐसा नहीं होता। लेकिन विरोध दर्शा रहे तो वहां पर इनमें से किसी एक कंजक्शन का उपयोग किया जाता है और दो अलग अलग सेंटेंस को जोड़ना इनका काम है। किनका? इन कंजक्शंस का। अलग अलग सेंटेंस देख लो, कोई भी सेंटेंस सेम नहीं है। ऑल्दो ही इज वीक, वीक है फिर भी उसने तुमको हरा दिया। ही कैन बीट यू, ओके, वो तुमको हरा सकता है। ठीक है, दो ही इज पुअर और ही इज ऑनेस्ट, सब कुछ एकदम अपोजिट डायरेक्शन वाली है, यानी कि कॉन्ट्रास्ट में है थिंग्स, सेंटेंसेस, लेकिन फिर भी हम उनको जोड़ते हैं तो कंजक्शन कौन से होते हैं? कंजक्शंस ऑफ कॉन्ट्रास्ट। इज इट ओके? पक्का? चले आगे। मैनर बाकी है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज कंजक्शंस ऑफ मैनर। व्हाट? कंजक्शंस ऑफ मैनर। मैनर का मतलब क्या होता है? कोई कार्य कोई व्यक्ति और कर रहा है, वो पद्धति हम किस तरह से करें। जैसे कि मैं बोलता हूँ कि राहुल प्लेज क्रिकेट एज विराट कोहली डज, जैसे कि विराट कोहली खेलता है ऐसे राहुल खेलता है। इस तरह का हम देखें। खुशी डांसेज एज हेमा मालिनी डज, जैसे कि हेमा मालिनी डांस करती है। और दूसरा किसी का एग्जाम्पल लिख सकते हैं, कोई एक्टिंग करता है, अंजू एक्ट्स लाइक, या फिर एज लाइक हो सकता है, एज हो सकता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कौन कौन से चीज़ें हैं। और एज इफ जो मैंने कल एक सेंटेंस ले रहा था, कल या परसों मैं एज इफ के बारे में बताया था। मैंने बोला वो सपोजिशन या मैनर में लिखो तो ज़्यादा बेटर रहता है। वो आज हम वापस आएगा और मैं उसका पूरा सेंटेंस किस तरह से बनेगा बताऊंगा। लास्ट टाइम मैंने एज इफ का सेंटेंस बाकी रख दिया था, नहीं बनाया था, बाकी रखा था, तो वो हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। तो कंजक्शंस ऑफ मैनर, एक्चुअली मैनर है क्या है? सिर्फ हाउ टू का आंसर देता है। हाउ टू मतलब कैसे, हाउ टू का मतलब क्या होता है? कोई कैसे, कोई मेथड है, कोई किस तरीका है, वो तरीका मेथड अपनी हाउ टू का जो आंसर देगा वही हमारा क्या होगा? कंजक्शंस ऑफ मैनर होगा। ठीक है, कंजक्शंस ऑफ मैनर tells us the method for joining, connecting two sentences, or what? Replies how to, or replies how to,
हाउ टू का रिप्लाई भी कौन करता है? कंजक्शन ऑफ मैनर है वो, हाउ टू का रिप्लाई भी करेंगे तो यहाँ दैट इज एंड रिप्लाई हाउ टू का आंसर भी किस तरह, कोई मेथड है, कोई पद्धति है हमको जो दर्शाने की है, उसका आंसर हमको कौन देगा? मैनर। कोई काम किस तरह से किया जा रहा है, उसकी तरह, उसकी बातें रीति है, वो रीति को कौन दर्शाएगा? ये कंजक्शंस ऑफ मैनर दर्शाएंगे। तो उनको हमको यहाँ किस तरह से उपयोग करना है? जस्ट वी कैन सी हियर व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ सच काइंड ऑफ कंजक्शंस। सो एज हमने पढ़ा था पहले भी, लेकिन अब जो पढ़ेंगे वो एज पहले जैसा नहीं होगा, यूज अलग तरीके से करेंगे। उसके बाद में होगा सो एज, हमने जस्ट अभी पढ़ा, वो भी तरीका बताएगा किस तरह से करना, वो बताएंगे अभी। एज इफ और अकॉर्डिंग टू, किस तरह, अकॉर्डिंग टू के अनुसार, की रीत बताएगा, कोई नहीं कोई मेथड से हम बताएगा, वहाँ इनका कंजक्शन का उपयोग करते हैं। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर एज, सो एज इफ, और लास्ट वन इज अकॉर्डिंग टू। Okay, now we have to use these words or conjunctions in sentences. चलो कोई है जो बताए इसका सेंटेंसेस किस तरह से उपयोग किया जा सकता है? She cooks food as if she were what? ऐसे एक शेफ बनाता है, इस तरह से खाना पकाते हैं, बहुत ही स्वादिष्ट डिलीशियस फूड अगर कोई रेडी करता है तो एक कुक जैसे नॉर्मली घर में कुक की जैसा फूड हो सकता है कि पके, तो यहाँ लिख सकते हैं सी कुक्स फूड, वो खाना पकाती है, बट कैसे? एज इफ सी वेयर, कुछ लोग बोल रहे हैं सर ये क्या लिखा, चीफ लिखकर हमको शेफ बोल रहे हो? नहीं, दैट इज नॉट चीफ, दैट इज शेफ। ओके, यहाँ पर क्या यूज किया हमने? एज इफ, किसी की हमने पद्धति बताई कि वो खाना पकाती है, पर किस तरह, मैंने पहले बोला ये किसका आंसर है, किस तरह का, तो किसकी तरह भाई? शेफ की तरह। और ऐसे जब आता है तो वेयर इज कंपल्सरी, चाहे वो सिंगुलर पर्सन हो, सिंगुलर नाउन हो या प्रोनाउन हो या फिर प्लूरल हो, एक क्वेश्चन या बहुवचन कोई भी हो, उसके साथ में क्या यूज किया जाता है? दैट इज कंपल्सरी इन एज इफ। अंडरस्टैंड? 12th वालों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है फॉर योर एग्जामिनेशन पर्पज, बट जनरली यू हैव द नॉलेज। यस, sorry, yes, I forgot. She cooks food. Singular person is there, so cooks we have to use here. She cooks food as if she were a chef. Okay. दूसरा सेंटेंस इसी की तर्ज पर हम लेंगे, as if की तर्ज पर। He plays cricket. He plays cricket. He plays cricket. As if he were what? कोई भी लिख सकते हो, तुमको जो अच्छा लगता हो उसका नाम यहाँ लिख सकते हो। अभी आजकल लोगों के मुंह पर सिर्फ हार्दिक पांड्या छाया हुआ है, कल की मैच के बाद। ओके, ही प्लेज क्रिकेट एज इफ ही वेयर, या फिर तुम लोग लिखना चाहते हो कि ही बॉल्स, कोई बॉल करता है तो ही बॉल्स एज इफ ही वेयर व्हाट? हार्दिक पांड्या लिख सकते हो, कोई और बॉलर का नाम लिख सकते हो, बैटिंग कैसे करता है उसके लिए लिखना तो लिख सकते हो। प्लीज क्रिकेट में आप सब कुछ आ गया, क्रिकेट में सब कुछ आ गया, बॉलिंग और बॉलिंग और बैटिंग, जैसे कि हार्दिक पांड्या ऑलराउंडर है उस तरह से लिख सकते हो। नेक्स्ट थर्ड सेंटेंस क्या होगा हमारे यहाँ पर?
ही ऑर्डर्स एज इफ ही वे द ओनर। वो ऑर्डर तो ऐसे देता है जैसे कि खुद मालिक ना हो, ऑर्डर ऐसे देता है जैसे मालिक ना हो। तो इस तरह का हम यहाँ पे लिख सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरा, लॉकडाउन की बात करें तो शॉप्स कैन बी ओपन, शॉप्स कैन बी ओपन अप टू 9 PM अकॉर्डिंग टू द न्यू गाइडलाइंस ऑफ द गवर्नमेंट। हो सकता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू कभी कभी प्रीपोजिशन की जैसा उपयोग किया जाता है और कभी कभी किसके जैसे किया जाएगा, कंजक्शन। तो कंजक्शन कहाँ है और प्रीपोजिशन कहाँ है वो हमको पहचानना पड़ता है, ठीक है। और एज और सो एज का उपयोग नहीं होना, सो एज का हमने जस्ट पीछे किया था कंपैरिजन की जैसे, इसी तरह से होगा यहाँ भी। वो भी तो तरीका बताता है कोई चीज़ का, कंपैरिजन यानी इक्वलिटी दर्शाता है वहाँ पर, तो उसके लिए, ठीक है। एज का बाकी है, आई डू एज आई वॉन्ट, मैं करता वही हूँ जो मैं चाहता हूँ। आई डू एज आई वॉन्ट, मैं वही करता हूँ जो मैं चाहता हूँ। तो मैं करने का मेरा किस तरह का है वो बताया यहाँ पर, आई डू एज आई वॉन्ट, ठीक है। पता चल रहा है यहाँ पर कौन सा कंजक्शन हुआ, एज हमने यूज किया है। क्यों? क्योंकि एक तरीका बता रहा है कोई काम को करने का कि मैं करता हूँ पर कैसा, जैसा मैं चाहता हूँ, ठीक है। ओके, और कौन सा बनाना है अकॉर्डिंग टू का तो सो एज का पीछे बना दिया, वो वापस रिपीट करना है, ठीक है। पहले ये दो चीज़ का देख लो, एक ऐसे देख लो यहाँ पर और एक ऐसे देख लो, बस बाकी का अपने यहाँ नहीं बना रहा है सेंटेंस, ठीक है। नेक्स्ट अब क्या आता है अपने पास, कोरिलेटिव कंजक्शन। अब ये कंजक्शन होते क्या है, किस तरह के होते हैं, उनके बारे में पूरा सा हम जान लेते हैं, ज़्यादा नहीं है टॉपिक लेंथी, ठीक है। तो ये किस तरह कंजक्शन होते हैं। अब कोरिलेटिव कंजक्शन जो होते हैं वो क्या होते हैं, दोनों की दोनों हमेशा कैसे होते हैं, कंजक्शन जोड़े में उपयोग किए। जैसे बेसिक मैंने अभी किया क्या, सो एज एज, आइदर और, नाइदर नॉर, ये दो जोड़े में ही हमेशा उपयोग किए जाते हैं। कैसे किए जाते हैं, पेयर्स में, आइदर और, नाइदर नॉर, सो एज, सच दैट, सो दैट, था कि नहीं। तो इस तरह के बहुत सारे कंजक्शन है और भी है, नॉट ओनली बट ऑल्सो, not only but also, same as, such as, no sooner than, hardly when, rather than, ठीक है, so that, to और to, ये सारे कंजक्शन हैं किस तरह से किए जाते हैं उपयोग में भाई, जोड़े से यानी कि पेयर में उपयोग किए जाते हैं। इस कंजक्शन को हम क्या कहते हैं, कोरिलेटिव कंजक्शन कहते हैं, ठीक है। क्लियर है इतना। अब ये कंजक्शन कोई भी हो सकते हैं, कोऑर्डिनेटिंग भी हो सकते हैं और सबऑर्डिनेटिंग भी हो सकते हैं। यहाँ ये जरूर नहीं है कि दोनों के प्रकार है वो इसमें नहीं हो सकते, क्योंकि ये तो जोड़े में तो हमने कहा देखे थे, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में हमें कितने सारे कंजक्शन ऐसे देखे वो जोड़े में उपयोग किए जाते देखे थे। तो बस यहाँ पर इतना ही ध्यान रखना है क्या, कि जो कंजक्शन सब पेयर में यूज किए जाते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, कोरिलेटिव। द कंजक्शन which are used in pairs, which are used in pairs are called what, कोरिलेटिव। रिलेटिव यानी दोनों साथ साथ में सह संयोजक बोला जाता है, इनको क्या बोला जाता है, सह संयोजक, कोरिलेटिव कंजक्शंस। कोई काम लोग पता नहीं, के स्टेट के चैप्टर की बात करें, चैप्टर नंबर 3 ओके। अब एग्जांपल की बात करें, ऐसे कोई सेंटेंस के एग्जांपल है क्या नजर में, हाँ है ना। ये क्या कर सकते हैं, कोई भी राइम, कोई भी ग्रामेटिकल वाला हो उनको किसी को भी ज्वाइन करने का काम कर सकते हैं। यहाँ पर किसी चीज
इसका नियम का ध्यान नहीं रखना है, क्योंकि ये जो कंजक्शन होंगे ये दोनों में से किसी एक प्रकार के होंगे। ठीक है, एग्जाम्पल की हम बात करें तो देखो आइदर और हम पहले पढ़ चुके हैं, नाइदर नॉर, बोथ एंड, नॉट ओनली बट ऑल्सो। ठीक है, सच दैट, सच एज, सेम एज। ठीक है, उसके बाद में सो एज, एज, पढ़ा है नहीं पढ़ा ऐसा? उसके बाद में और भी है, सो दैट यूज किया हमने, सो दैट आ गया नहीं आया? सो दैट, टू आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है, इस तरह के बहुत सारे कंजक्शन, रादर देन, तो ये कितने इस तरह के जो और भी हो सकते हैं, वो कंजक्शन कैसे होते हैं? को रिलेटिव कंजक्शन है। कैसे हैं? को रिलेटिव कंजक्शन है। इनको हमको क्या करना है? अब पढ़ना है एक एक करके। हमने इतने सारे थे, ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एक एक दो सेंटेंस हम देख चुके हैं। अब इनके पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के साथ में कौन सा किस तरह उपयोग किया जाता है, कहाँ किस चीज़ को पुट डाउन करना है, वो सब चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। ठीक है।